Hello students, this is 10th class science, topic of physics, electricity. In this video we are going to cover some numerical problem related to resistance or resistivity, and then we will derive the formula of resistance when resistance are connected in series and when resistances are connected in parallel. So we are going to derive these formula in this video. So let us start. सिल्वर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन होता है? जिसमें रेजिस्टेंस, जिसमें रुकावटें जितनी ज़्यादा कम होगी वो उतना अच्छा बेस्ट कंडक्टर हो जाएगा. सो सिल्वर क्या था, इसकी रेजिस्टिविटी पावर जो थी वो काफ़ी कम थी. सिल्वर की लोएस्ट रेजिस्टिविटी थी, इसी वजह से लिस्ट रेजिस्टेंस भी हो गया, बिकॉज रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं. ये हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं कि रेजिस्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके इन्वर्सली है. अगर आपने नहीं देखा तो पहले लास्ट वीडियो जाके चेक करें. तो रेजिस्टिविटी कम है तो रेजिस्टेंस भी कम, रुकावटें कम है, रुकावटें कम तो करंट ज़्यादा, और करंट जिसमें भी ज़्यादा होगा वो एक अच्छा कंडक्टर हो जाएगा. इसीलिए सिल्वर मेटल बेस्ट कंडक्टर होता है. इलेक्ट्रिकल वायर वैसे तो हमें सिल्वर की बनानी चाहिए ताकि वो बेस्ट कंडक्टर है, अच्छे से हमारा काम हो जाएगा. लेकिन सिल्वर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली मेटल है, इसीलिए हम सिल्वर की वायर नहीं बनाते. हम कॉपर या एल्यूमिनियम की वायर बनाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, जो हमारे घर में यूज़ होती है. बिकॉज कॉपर और एल्यूमिनियम का भी लो रेजिस्टेंस है. ये भी क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और ये काफ़ी चीप भी होते हैं, मतलब सस्ते होते हैं. नेक्स्ट जो टॉपिक मेन क्वेश्चन अराइज होता है, रेजिस्टिविटी ऑफ एलोइज आर मच मोर हायर देन दोज ऑफ द प्योर मेटल. जो एलोइज क्या होते हैं, मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, या फिर मेटल और नॉन मेटल मिक्सचर होते हैं, या तो ये मेटल्स के ही या फिर मेटल और नॉन मेटल के मिक्सचर होते हैं. तो रेजिस्टिविटी एलोइज की ज़्यादा होती है, रुकावटें उसमें ज़्यादा होती हैं बजाय कि प्योर मेटल्स में. प्योर मेटल के पास तो काफ़ी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो क्या होते हैं, काफ़ी अच्छे कंडक्टर होते हैं. लेकिन एलोइज में रेजिस्टिविटी थोड़ी ज़्यादा होती है. जैसे मैग्नीनम एक एलोय है जो कि मिल के बना होता है कॉपर, मैग्नीज और निकल का. ये क्या है, कॉपर से 25 टाइम्स ज़्यादा, 25 गुना ज़्यादा इसकी रेजिस्टिविटी होती है, रुकावटें इतनी ज़्यादा होती है. ऐसे ही कॉन्स्टेंटन एक एलोय है जो कि कॉपर और निकल से मिलकर बना होता है. इसकी भी कॉपर मेटल के कंपैरिजन में 30 टाइम्स ज़्यादा रेजिस्टिविटी है. और इनकी ज़्यादा रेजिस्टिविटी होने की वजह से बहुत सारी ऐसी अप्लाइंसेस है जहां हमें रुकावटें बहुत ज़्यादा चाहिए होती हैं. अदरवाइज़ वो अप्लाइंसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा करंट के फ्लो की वजह से, बिकॉज अगर किसी में रेजिस्टेंस का काम क्या था, अगर किसी डिवाइस में, किसी भी वायर, किसी भी गैजेट में रेजिस्टेंस नहीं होगा, रुकावटें नहीं होंगी, तो वहाँ पर करंट एक एकदम से, बिकॉज हमारे घरों में जो सप्लाई आती है वो 220 वोल्ट की होती है. ऐसे तो वो एक ही सप्लाई में सीधा 220 वोल्ट की एक ही गैजेट में चला गया, और वो गैजेट इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाएगा, वो क्या हो सकता है, ब्लास्ट हो सकता है. तो इसीलिए रेजिस्टेंस की ज़रूरत होती है हर एक इलेक्ट्रिकल गैजेट में. तो इसीलिए यहाँ पर क्या कहा है कि बहुत सारे एलोइज जिनका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ऐसी डिवाइसेस भी हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं. जैसे इलेक्ट्रिक प्रेस, जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी ज़्यादा ज़रूरत होती है. वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, एलोय यूज़ करते हैं बजाय कि प्योर मेटल के. जितनी भी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी वाले अप्लाइंसेस हैं. एक अनदर एलोय है नाइक्रोम, जिसकी हाई रेजिस्टिविटी. ऐसे बहुत सारे एलोइज हैं जिनकी रेजिस्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है. जो ये नाइक्रोम एलोय है वो एलोय होता है निकल, क्रोमियम, मैग्नीज एंड आयरन का, जिसकी रेजिस्टिविटी कॉपर के कंपैरिजन में 6 टाइम ज़्यादा है. तो हम इसका यूज़ करते हैं हीटिंग एलिमेंट, जितने भी इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल आयरन है, टोस्टर है, ये सब किसके बने होते हैं, एलोइज का यूज़ करते हैं हम. वहाँ पर प्योर मेटल का यूज़ नहीं करते जितने भी हीटिंग एलिमेंट्स है, बिकॉज वहाँ पर करंट, आप अभी पढ़ेंगे कि करंट का हीटिंग इफेक्ट भी होता है. आपने देखा होगा, आप बिजली का कोई भी गैजेट ज़्यादा देर तक चलाते हैं तो वो हीट प्रोड्यूस करता है, गर्म हो जाता है, तो उसकी वजह से वो गैजेट ख़राब भी हो सकता है. इसीलिए हमें वहाँ पर रेजिस्टेंस की भी रिक्वायरमेंट रहती है, इसलिए हम यूज़ करते हैं. तो इसका रीज़न ये काफ़ी एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि रेजिस्टिविटी इनकी ज़्यादा है प्योर मेटल के कंपैरिजन में. एलोय का ऑक्सीडेशन नहीं होता, ये जलता नहीं है चाहे कितना भी ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए. इसके अलावा
नाइक्रोम एलॉय जो है इसका यूज़ करते हैं हम ज़्यादातर हीटिंग अप्लायंसेस में, जैसे इलेक्ट्रिकल आयरन है, टोस्टर, इलेक्ट्रिकल केटल, रूम हीटर, वाटर हीटर, गीज़र, हेयर ड्रायर्स, इन सब में यूज़ किया जाता है नाइक्रोम का। क्यों यूज़ किया? क्योंकि नाइक्रोम की फर्स्ट तो वही सेम पॉइंट है, हाई रेजिस्टिविटी होती है, नेक्स्ट सेम है बिकॉज ये ऑक्सीडेशन नहीं प्रोसेस कंडक्ट करता चाहे कितना भी ज़्यादा टेम्परेचर हो। आई होप आपको ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। रेजिस्टिविटी मेन रीज़न होता है और ऑक्सीडेशन मेन रीज़न होता है। रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, कुछ सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, इन सेमीकंडक्टर दैट मीन्स क्या है? आधे कंडक्टर। सेमी का मीन्स होता है हाफ, यानी एक तो वर्ड होता है कंडक्टर जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को बहुत इजीली पास होने दे। नेक्स्ट वर्ड होता है इंसुलेटर, इंसुलेटर जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास ना होने दे। अब इन दोनों कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का एक वर्ड होता है सेमीकंडक्टर, यानी एक ऐसी चीज़ जो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की प्रॉपर्टीज़ को रखता है। अब सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज़ जब बीच में है तो उसकी रेजिस्टिविटी भी बीच में ही रहती है। लेकिन अगर आप इसे टेम्परेचर बढ़ा देते हैं ना, सेमीकंडक्टर का अगर टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल जाती है, काइनेटिक एनर्जी, और वो ज़्यादा जल्दी से फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा तो करंट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। इसीलिए जब आप किसी भी सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो एक अच्छा कंडक्टर बन जाता है बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो काइनेटिक एनर्जी मिलने की वजह से काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो सेमीकंडक्टर क्या है? सेमीकंडक्टर वो डिवाइसेस हैं जिनकी प्रॉपर्टी तो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है, और अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ा दें तो ये क्या कर देती हैं? एज कंडक्टर बिहेव करती है। तो इसकी रेजिस्टिविटी अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो और कम होती जाएगी बिकॉज रेजिस्टिविटी कम किस में होती है? कंडक्टर्स में। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है जिन्हें हम चेंज करेंगे तो ये थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। सो आपने लास्ट वीडियो में फॉर्मूला रीड किया था, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। यहाँ हम उसके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल, अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर, कॉपर वायर है जिसकी लेंथ है 2 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.7 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, हैज़ अ रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस है 2 इंटू में 10⁻⁻2 ohms। कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी क्या होती है? रो। अब देखिए फॉर्मूला रिवाइज कीजिए, R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन में ए। R इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या था? R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन में ए, R रो एल अपॉन में ए। लेकिन आपको रेजिस्टिविटी तो पूछी है तो आप क्या कीजिए? रेजिस्टिविटी को यहीं रहने दीजिए, बाकी सब एक साइड पे। R ये यहाँ डिवाइड में है, इस साइड आके मल्टीप्लाई में, ये यहाँ मल्टीप्लाई में था, नीचे आके डिवाइड में। R ए अपॉन एल इज इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी। तो अब आपके पास देखिए न्यूमेरिकल में आपको क्या क्या गिवन है। लेंथ गिवन है, एल की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 2 मीटर। एरिया क्या पुट करेंगे? 1.7 इंटू 10⁻⁻6 एंड रेजिस्टिविटी आर क्या, रेजिस्टेंस क्या पुट करेंगे? आर की वैल्यू 2 × 10⁻⁻2। तो आपके पास आर भी है, ए भी है, एल भी है, इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। रो की वैल्यू आ जाएगी, और रो की यूनिट क्या होती है? ओम मीटर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, अ कॉपर वायर हैज़ अ डायमीटर, एक कॉपर वायर जिसका डायमीटर है 0.5 mm का मिलीमीटर एंड रेजिस्टिविटी है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। वट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट रेजिस्टेंस 10 ओम। लेंथ ऑफ वायर निकालनी है अगर इसका रेजिस्टेंस आपको इतना बनाना है तो। अब देखिए डायमीटर गिवन है, मैंने कहा था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालने के लिए मे बी वो आपको डायरेक्टली एरिया दे दे, अदरवाइज वो आपको डायमीटर या रेडियस देंगे, क्योंकि एरिया क्या होता है? ये जो वायर का लास्ट में सर्कुलर पोर्शन होता है, क्योंकि वायर सर्कुलर होती है ना, तो ये क्या है? सर्कल बन गया, और सर्कल का एरिया πr²। तो अब देखिए डायमीटर है, डायमीटर का हाफ करेंगे तो रेडियस आ जाएगा 0.5 का हाफ, दैट मीन्स 0.25 मिलीमीटर। लेकिन यूनिट क्या होती है? ऐसा यूनिट मीटर, तो आप इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे। मीटर में मिलीमीटर से कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है? 1000 से डिवाइड। 1000 से डिवाइड को आप इस टाइप से लिख सकते हैं, अपॉन में 1000, यानी अपॉन में 10⁻³ है, अगर ऊपर लेके जाएंगे तो -3 हो जाएगी। 0.25 इंटू में 10⁻⁻3 मीटर। अब आपके पास रेडियस आ चुका है, एरिया क्या आता है? πr²। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू
रेडियस ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं, तो यहाँ से एरिया आ गया। रेजिस्टिविटी आपको दी हुई थी, रेजिस्टेंस दिया हुआ था, एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसी फॉर्मूले से एल की वैल्यू निकालनी है। आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। लेंथ किस में आती है? मीटर में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इन्होंने पुटअप किया है दैट इज हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ डायमीटर इज डबल्ड। अगर आप डायमीटर को डबल कर देते हैं तो रेजिस्टेंस कितना चेंज हो जाएगा? तो डायमीटर को कन्वर्ट करने से क्या हो जाएगा? डायमीटर को डबल करते हैं, दैट मीन्स 2 टाइम्स कर दिया। पहले तो देखिए R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन में ए। R और ए में है ना डायमीटर, इन्वर्सली है, यानी ये बढ़ेगा तो इसको कम होना पड़ेगा। आप क्या कर रहे हैं? डायमीटर को डबल कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं तो ये कम होगा, लेकिन कितना कम होगा? यहाँ पर एरिया की जगह क्या लिखना है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा? पाई डायमीटर का, आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। रो एल यहाँ क्या आता है? पाई डायमीटर का हाफ, पाई आर स्क्वायर। आर का मीनिंग क्या होता है? डायमीटर का हाफ। रो एल पाई डी स्क्वायर, पाई में 4, रो एल पाई डी स्क्वायर मल्टीप्लाई में 4। पहले तो आपका रेजिस्टेंस था ये, लेकिन अब आपका जो न्यू रेजिस्टेंस है, आपने क्या कर देना है? डायमीटर को आपने क्या करना है? डबल। पाई पहले d/2 था, अब आपका क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई d/2, क्योंकि डबल कर दिया। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल, रो एल पाई डी स्क्वायर। अब आपको देखना है पुराने और नए वाले में क्या डिफरेंस है, तो आप क्या करते हैं? आप पुराने वाला ऊपर रखा, नीचे रखा आपने न्यू वाला, तो आपको रेशियो मिल जाएगी पाई से पाई कैंसिल, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर, रो एल बचा क्या? 4। यानी क्या है? पुराने वाला आपने ऊपर रखा था, यानी पुराने वाला जो है वो नए वाले का 4 टाइम्स है। पुराने वाला 4 टाइम्स है नए वाले का। इसे आप ये लिख पा रहे हो ना, R इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ R डैश, क्योंकि ये अपॉन में था R डैश, R डैश इस साइड आया, R इज इक्वल्स टू 4 R डैश, यानी पुराने वाला 4 टाइम्स है नए वाले का। नया वाला क्या है? पुराने वाले का 1/4 टाइम। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये 1/4 टाइम। लेट अस वर्क ऑन अवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। A 6 ohm resistance wire is doubled up by folding। पहले क्या है? एक वायर है 6 ohm का, अब उसे डबल कर दिया आपने, उसे फोल्ड कर दिया, डबल कर दिया, डबलिंग कर दी, वायर के ऊपर वायर जो लगा देते हैं, मोड़ दिया जैसे। कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। न्यू रेजिस्टेंस बताना है। मैंने बताया था कि रेजिस्टेंस क्या है? लेंथ पे डिपेंड करता है। अगर आप सेम वायर को, जैसे पहले ये वायर है, इसकी कुछ लेंथ थी L, यहाँ से यहाँ तक लेंथ, आपने क्या किया? इसे डबल कर दिया फोल्ड करके। अब क्या है? इसकी लेंथ चेंज हो गई, और आर रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? लेंथ पे। लेंथ बदली तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। सो यहाँ देखिए R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन में ए, रेजिस्टेंस की वैल्यू थी 6, रो एल अपॉन में ए, और कुछ गिवन नहीं है। नेक्स्ट देखिए, आपने क्या किया? इसकी लेंथ को हाफ कर दिया। आप L की जगह आप क्या पुट करेंगे? L/2। और क्या हो जाता है जब आपने वायर को इस टाइप से डबल कर दिया, पहले ये था अब डबल हो गया, अब इसका मुंह ज़्यादा हो गया ना, डबल, एक लेयर ये रही, एक लेयर ये रही, तो इसका एरिया भी क्या हो गया? डबल। तो एरिया की जगह आप क्या लिखेंगे? पहले ए लिखा था तो अब क्या लिखेंगे? 2a। पहले लेंथ L लिखी थी तो अब लेंथ क्या लिखेंगे? L/2। तो इस साइड से अब आपके पास रेजिस्टेंस नया भी आ गया और पुराना भी है। पुराने और नए को डिवाइड कर दीजिए, आपके पास सॉल्व होके क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा 1.5 ओम। Hello students, this is 10th class science. In this video we are going to discuss about the combination of resistances or resistors. Resistors or resistances can be connected in two ways. टू वेज में आप उन्हें कनेक्ट कर सकते हैं, या तो सीरीज में या फिर पैरेलल में। अगर आप किसी को रेजिस्टेंस को बढ़ाना चाहते हैं, कि आप चाहते हैं कि रुकावटें बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, बढ़ाने के लिए आपको क्या करना होता है? हर एक रेजिस्टेंस को, एक रेजिस्टेंस, सेकेंड रेजिस्टेंस, थर्ड, उनको क्या करना होता है? सीरीज में कनेक्ट करना होता है, यानी लाइन वाइज।
और अगर आप रेजिस्टेंस को करना चाहते हैं कम, तो आपको हर एक रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ता है। सो अब देखिए कि आप इसे बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, कम करने के लिए आपने सिर्फ ये स्टडी किया, लेकिन ऐसा क्यों कहा गया, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, when two or more resistances are connected end to end, जब एक के बाद एक रेजिस्टेंस का एंड दूसरे रेजिस्टेंस के एंड के साथ कनेक्ट होता है, तब हम उन्हें कहते हैं कि वो किस में कनेक्टेड है, सीरीज में। डायरेक्टली आप एक ख़त्म हुआ, नेक्स्ट इसी के साथ लगा दिया, नेक्स्ट इसके साथ लगा दिया, तो एंड टू एंड जब कनेक्टेड होता है तो हम उसे कहते हैं सीरीज़ में, जैसे कि ये आपको शो किया हुआ है। वायर है, वायर के बाद आपने रेजिस्टेंस लगाया R1, ये इसके एंड पॉइंट है, यहाँ पर इसका एंड पॉइंट खत्म हुआ, साथ ही साथ R2 नेक्स्ट रेजिस्टेंस का एंड पॉइंट स्टार्ट हो गया, यहाँ इसका एंडिंग पॉइंट खत्म हो गया। तो ये क्या है, R1 और R2 रेजिस्टेंस जो है वो एंड टू एंड कनेक्टेड हैं, इनके बीच में कोई गैप नहीं है, सीरीज़ में इसे ही कहा जाता है। तो ये कैसे कनेक्टेड हैं, सीरीज़ में। नेक्स्ट, पैरेलल का मीन क्या होता है, व्हेन टू और मोर रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड बिटवीन द सेम पॉइंट। आपने दो पॉइंट ले लिए ए और बी, अब रेजिस्टेंस जो कनेक्टेड है ना, वो दोनों के दोनों ए और बी तक ही कनेक्टेड रहेंगे, सेम पॉइंट्स पे कनेक्टेड रहेंगे। जैसे रेजिस्टेंस R1, रेजिस्टेंस R2, ऐसे ही R3, R4 कितने भी हो सकते हैं, वो ए और बी के बीच में ही रहेंगे, दोनों सेम पॉइंट से ये कनेक्टेड होंगे। तो हम क्या कहेंगे कि वो क्या है, पैरेलल, बिकॉज ये दोनों क्या हो गए, आपस में पैरेलल हो गई, इसीलिए इस अरेंजमेंट को पैरेलल अरेंजमेंट कहा गया। रेजिस्टेंसेस और रेजिस्टर्स इन सीरीज़, रेजिस्टेंस को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो उसका क्या फॉर्मूला, कैसे वो इंक्रीज हो जाता है रेजिस्टेंस, तो यहाँ हम उसी को स्टडी कर रहे हैं। कंबाइंड रेजिस्टेंस, आपको टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, आप कितने भी नंबर ऑफ रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर रहे हैं सीरीज़ में, आपने एक कनेक्ट किया, सेकंड कनेक्ट किया, थर्ड कनेक्ट किया, तो आप लगातार उनको कनेक्ट करते जा रहे हैं। अब टोटल रुकावटें उस सर्किट में कितनी आ चुकी हैं वो कौन बताता है, इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल होता है, सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, अलग अलग रेजिस्टेंस जितना जितना दे रहे थे। जैसे पहला रेजिस्टर लगाया उसका था 1, नेक्स्ट को लगाया उसका भी था 1, तो टोटल अब कितना हो गया, 1 + 1 2। तो सीरीज में सिंपल रूल होता है, R = टू, अलग अलग जितना कर रहे थे टोटल भी मिलके उतना किया उन्होंने। जैसे एक था 2 का, एक था 4 का, तो टोटल कितना हो गया कंबाइंड रेजिस्टेंस उनका 6 ओम। नेक्स्ट जो है, जो मेन थिंग यहाँ पर माइंड में आपको रिमाइंड रखनी है इस बारे में, when a number of resistance connected in series are joined to terminal of a battery, जब आप बैटरी के टर्मिनल से बहुत सारे रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देते हैं तो हर एक रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, हर एक में पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसके एंड पे वो अलग अलग होता है। लेकिन जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है रेजिस्टेंस के एंड पे, हर एक के सारा जितना भी आपने टोटल कर लिया, ऑल द रेजिस्टेंस जो सीरीज में कनेक्टेड है, उन सब का जो पोटेंशियल डिफरेंस आया वो किसके इक्वल होता है, जितनी की बैटरी की वोल्टेज थी। वैसे तो हर एक में से, जैसे ये यहाँ से देखिए, ये सीरीज में कनेक्टेड है R1 और R2, इसकी वोल्टेज कुछ अलग होगी, इसकी वोल्टेज कुछ अलग होगी, और इन दोनों की वोल्टेज कितनी होगी, जितने की इस बैटरी की वोल्टेज होगी। नेक्स्ट, when a number of series resistance are connected in series, तब उनमें जब बहुत सारे आपने कनेक्टेड कर दिए रेजिस्टेंस को सीरीज में, तो उनके अंदर से जो करंट फ्लो करता है वो बिल्कुल इक्वल करता है, जितना करंट फर्स्ट वाले में से जाएगा उतना ही सेकेंड में से जाएगा, उतना ही थर्ड, जब सीरीज में कनेक्ट होता है तब। ये 2 मेन पॉइंट्स हैं जो आपको लर्न करने हैं, ये स्पेसिफिक आपको लर्न करने ही पड़ते हैं, मतलब आपको माइंड में ध्यान रखना है कि सीरीज में हम कब कनेक्ट करते हैं, और सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है या नहीं रहता, करंट सेम रहता है या नहीं रहता। तो आपको क्या पता लगा, सीरीज में करंट तो रहता है सेम हर एक रेजिस्टेंस में, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस रहता है अलग अलग। इसमें V1 है तो इसमें V2 होगा, यहाँ करंट I है तो इसमें भी करंट I ही होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग है, और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अगर पूरे इस रेजिस्टेंसेस का देखेंगे तो वो होगा बैटरी के वोल्टेज के इक्वल। सो अब हम इसकी डेरिवेशन करते हैं कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बना, कैसे निकाला गया। फर्स्ट, अलग अलग
पॉइंट्स के लिए स्पेसिफिक कंडीशंस में अलग अलग चलेगा, इसीलिए फर्स्ट जो है रेजिस्टेंस, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस की टोटल कितना रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आएगा ऑफ टू रेजिस्टेंस, जब आपने दो रेजिस्टेंस लिए कनेक्टेड इन सीरीज, इन्हें सीरीज में कनेक्ट किया। ऑलरेडी बता दिया कि करंट सेम है। क्या हुआ देखो, बैटरी लगाई, बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव तक करंट जाना शुरू हुआ, जितना करंट आई यहाँ से निकला उतना ही आई यहाँ से भी निकलेगा, यहाँ से भी निकलेगा, और यूज़ होने के बाद वो वापस अंदर भी जाएगा। तो आई आई सब जगह शो हुआ। यहाँ की वोल्टेज V1 है तो इसकी वोल्टेज V2 अलग अलग होगी, लेकिन टोटल वोल्टेज कितनी होगी जितने की बैटरी की है, बैटरी की V है तो टोटल कितना होगा V। रेजिस्टेंस टोटल हम R से शो कर रहे हैं। सो अब देखिए, अभी अभी क्या बोला, वोल्टेज कितनी होगी जितनी की बैटरी की है, यानी टोटल V के इक्वल होने चाहिए, V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2। नाउ हमें फॉर्मूला किसका निकालना है, रेजिस्टेंस का। तो आप ये देखिए V किसके इक्वल होता है, IR, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू IR। तो V1 क्या आ जाएगा, करंट V1 क्या है, फर्स्ट वाले की वोल्टेज, फर्स्ट वाले से वोल्टेज कितनी जा रही है, V इज इक्वल्स टू IR है ना, करंट इनटू में रेजिस्टेंस, इसमें करंट कितना है I, रेजिस्टेंस कितना है R1, तो V1 किसके इक्वल हो गया, I मल्टीप्लाई में R1। सिमिलरली V2 किसके इक्वल हो गया, I मल्टीप्लाई में R2। V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 में अब आपको V की वैल्यू क्या रखनी है, IR, V1 की IR1 और V2 की IR2। आपने वैल्यू पुट कर दी, सब में क्या है I कॉमन, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड पे भी I कॉमन, IR इज इक्वल्स टू I मल्टीप्लाई R1 प्लस R2, I से I कैंसिल, तो बचा क्या, R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। तो नेट रिजल्टेंट रेजिस्टेंस किसके इक्वल आता है, अलग अलग इंडिविजुअल के रेजिस्टेंस के एडिशन के इक्वल। नेक्स्ट बिल्कुल सेम है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ थ्री रेजिस्टेंस। अगर आपने अब पहले वाले में आपने फर्स्ट केस में टू रेजिस्टेंस कनेक्ट किए, अगर आप थ्री रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, बिल्कुल सेम, वोल्टेज V1 V2 V3, करंट I V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, V इज इक्वल्स टू IR, V1 इज इक्वल्स टू IR1, V2 इज इक्वल्स टू IR2, V3 इज इक्वल्स टू IR3, सबकी वैल्यू रखनी है, I कॉमन, I कैंसिल हो जाएगा, R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, सिर्फ हर जगह R3 वाला केस भी लेके चलना है और इसके अलावा कुछ नहीं है। तो रेजिस्टेंस में रिजल्ट क्या है, इसी तरीके से आप जितने भी रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे टोटल रिजल्टेंट रेजिस्टेंस किसके इक्वल होगा, सब इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के सम के इक्वल। इनके न्यूमेरिकल्स ट्राई कर लेना। जैसे फर्स्ट न्यूमेरिकल है, इफ फोर रेजिस्टेंस, अगर फोर रेजिस्टेंस जो है हर एक की वैल्यू है 1 ओम, आर कनेक्टेड इन सीरीज, हमेशा डायग्राम ड्रॉ ज़रूर करना। सो आपने क्या किया, रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट कर दिया एंड टू एंड, वट विल बी द रिजल्टेंट, रिजल्टेंट क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, सीरीज है तो हमें पता है सबका एडिशन करना है, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 4 ओम। सिंपल से क्वेश्चन था। नेक्स्ट, अ रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम, रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज, एक 6 ओम का रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट किया है विद अनदर रेजिस्टेंस, दूसरे रेजिस्टेंस के साथ जिसकी रेजिस्टेंस है 4 ओम। अब पोटेंशियल डिफरेंस हो 20 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 20 वोल्ट का क्रिएट किया गया है, जो कि कौन करती है, सेल या बैटरी। अप्लाइड अक्रॉस द कम्बिनेशन, इस कम्बिनेशन के अक्रॉस अप्लाई किया हुआ है। कैलकुलेट द करंट थ्रू द सर्किट, कितना करंट इस सर्किट में से जा रहा है और कितनी पोटेंशियल डिफरेंस है किस में से, 6 ओम वाले में से। अब इन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस 6 ओम में से क्यों कहा, क्योंकि हमें पता है सीरीज में कनेक्टेड है और सीरीज में क्या होता है, पोटेंशियल इसका अलग आएगा इसका अलग आएगा, इसलिए उन्होंने स्पेशली सिर्फ इसका पूछा है, नहीं तो दोनों का निकालना पड़ जाता। सो देखिए आपको दिया क्या हुआ है रेजिस्टेंस, पहले टोटल देख लेते हैं। R1 6 ओम है, R2 4 ओम है, तो R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, R क्या हो गया 6 प्लस 4 10 ओम आ गया टोटल रेजिस्टेंस। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 20, वी आर है और I निकालना है, V इज इक्वल्स टू IR, ओम लो लगाया, I की वैल्यू आ गई 2 एम्पेयर, करंट पता चल गया। अब करंट पता चला है लेकिन आपसे पूछा क्या है, वोल्टेज भी पूछी है उन्होंने, वोल्टेज पूछी है ना, किससे पूछी है 6 ओम वाले से, तो अगेन वही फॉर्मूला लगेगा V इज इक्वल्स टू IR का, लेकिन करंट आप सर्किट में निकाल चुके हैं कि सर्किट में से अब टोटल करंट कितना जाएगा 2 एम्पेयर का। रेजिस्टेंस उन्होंने बोला है कि 6 ओम वाले में से निकालना, तो आर की वैल्यू क्या है 6 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने को कहा है तो V आप ही रखेंगे और आंसर आपका आ जाएगा 12 वोल्ट।
नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी बिल्कुल सेम है। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ ए बैटरी। एक डायग्राम बनाना है जो किस किस चीज़ से मिलके बना हुआ है। बैटरी है, बैटरी में 3 सेल लगे हुए हैं 2 वोल्ट के। बैटरी क्या होती है, सेल्स का कॉम्बिनेशन होती है ना। आपने एक सेल लगाया, सेकंड सेल लगाया, थर्ड लगाया, 2 वोल्ट के थे तो 3 सेल कितने हो गए, 6 वोल्ट के। नेक्स्ट जो वर्डिंग है 2 वोल्ट ईच, अ 5 ओम रजिस्टर, एक 5 ओम का रजिस्टर लगाया है, 8 ओम का और 12 ओम का सीरीज में। एंड प्लग की लगा देनी है, स्विच लगाना है, दैट मीन्स ऑल कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में कनेक्टेड हैं। फर्स्टली तो क्वेश्चन यही था, सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करना था। नेक्स्ट रीड्रॉ द अबव सर्किट, पुराने वाला सर्किट दोबारा से बनाना है। पुटिंग एन एमीटर, उसमें एमीटर लगा देना है। एमीटर क्या करता है, करंट को मेजर करता है। तो एमीटर आप किसी भी साइड लगाते हैं, कहीं पर भी लगा सकते हैं। तो एमीटर लगा दिया इन्होंने। माइंड में ध्यान रखना, यहाँ पर पॉजिटिव सेल चार्ज आ रहा है ना पॉजिटिव से, तो यहाँ पर इसका पॉजिटिव चार्ज इसके जो भी एंड होगा उसको पॉजिटिव देगा और दूसरे वाला नेगेटिव। इसीलिए यहाँ अगर पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल है और करंट कैसे जाता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये पॉजिटिव है तो एमीटर के इस वाले टर्मिनल को जो पॉजिटिव से कनेक्टेड है वो पॉजिटिव होगा और जो नेगेटिव वाले से कनेक्टेड है वो नेगेटिव होगा। तो इसे पॉजिटिव लिखा, इसे नेगेटिव राइट किया। और आपको क्या कनेक्ट करने को कहा है, वोल्ट मीटर भी कनेक्ट करने को कहा है। एंड ए वोल्ट मीटर, लेकिन कौन से रेजिस्टर के अराउंड, टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, ताकि आप पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सके अक्रॉस द 12 ओम रेजिस्टर, 12 ओम के रेजिस्टर के साथ, क्योंकि अलग अलग आता है ना, इसीलिए 12 ओम के साथ वाले पे आपको क्या लगाना है। और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है, वोल्ट मीटर पैरेलल में लगाते हैं। वही सेम एंड के बीच में ही 12 ओम कनेक्टेड है, वही सेम एंड्स में वी कनेक्टेड है, तो ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल। जबकि एमीटर कैसे लगता है, सीरीज में। तो कनेक्ट किया 12 ओम के अराउंड। अब देखिए आपका न्यूमेरिकल आपसे पूछा क्या है, इन्होंने रीडिंग पूछी है एमीटर और वोल्ट मीटर की। एमीटर क्या बताता है, करंट, यानी आपको करंट की वैल्यू निकालनी है। वोल्ट मीटर क्या बताता है, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस यानी वी की वैल्यू निकालनी है। न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3 5, 8 और 12 का था, तो टोटल कितना आया 25। पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट की 3 बैटरी थी, कितना हुआ 6 वोल्ट। करंट V इज इक्वल टू IR, यहाँ से करंट की वैल्यू आ गई 0.24 एम्पेयर। नेक्स्ट क्या पूछा, पोटेंशियल डिफरेंस 12 ओम के अराउंड। पोटेंशियल डिफरेंस, करंट आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, टोटल करंट सर्किट में इतना फ्लो होने वाला है। रजिस्टर आपको बोला है कि 12 ओम के अराउंड निकालना है, V निकालना है, V इज इक्वल टू IR के फॉर्मूले से। अभी के लिए आप इतना ही कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।